Hello, and a very, very good evening to all of you. CAT 2025 is over. Now is the time when you start gearing up for other exams. वैसे इन सारे एग्जाम्स में से किसी की भी जो जो लेवल की बात करते हैं अपन, वैसा लेवल किसी भी एग्जाम का नहीं है जैसा कैट का होता है। जितना ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आप झेलते हो कैट में, और जो डिफिकल्टी लेवल रहती है वो कहीं और नहीं पाई जाती। और पहले तो हम लोग जब एक बहुत लंबे समय तक पढ़ाते थे तो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट या ओएमटीज का कोई खास कॉन्सेप्ट था नहीं। बच्चे एक साथ तैयारी करते थे, वर्बल के लिए, क्वांट के लिए, वीआईएलआर के लिए, जनरल अवेयरनेस भी, और फिर लाइन से जितनी परीक्षाएं होती थी सब लिखते थे। पर आजकल थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड यूट्यूब कंटेंट, थोड़ा सा डर बैठ गया है लोगों के मन में कि बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो घबराइए नहीं, आपके लिए स्नैप एग्जाम को फोकस करते हुए हम सीरीज ऑफ सेशंस लेके आ रहे हैं, जिसमें हम स्नैप में जो चीजें कवर होती हैं उनको, और जिस डिफिकल्टी लेवल के साथ कवर होती हैं उनको एड्रेस करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल एक नॉच ऊपर करने की या रखने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि पेपर आपको रिलेटिवली इजी लगे। इन लेक्चर्स में हम लोग आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, जो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी हैं उनको भी टच करेंगे। और कुछ क्लासेस में आप साथ में क्वेश्चन सॉल्व करोगे हमारे, कुछ क्लासेस में आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, और कुछ क्लासेस में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। आज का जो लेक्चर है वर्बल का, मेरा नाम कुमार है, और आज का जो स्नैप लेक्चर है हमारा वो वर्बल पर है, जिसमें मैं कुछ टॉपिक्स टच करूंगा। आई एम श्योर आपको आते होंगे, थोड़ा सा ब्रशिंग अप हो जाएगा, थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा एक छोटे विंडो में। तो उसी की कवायद जो है आज से शुरू होनी है। चलिए पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ग्रामर टच करेंगे, और जो मैं पढ़ाऊंगा आपसे उम्मीद रखूंगा कि अगले या सक्सेसिव लेक्चर्स में उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे, सो दैट अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन एनकाउंटर करते हैं हम, तो वो आप अप्लाई कर पाओ जो आपने सीखा है क्लासेस में। इसके अलावा एक और बात कि स्नैप में जो वर्बल पोर्शन है वो मुश्किल से 15-20 क्वेश्चंस का है। अब तो और छोटा 15 क्वेश्चंस का हो गया है। हम 15 से 25 के क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश किया करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। स्पीड अच्छी रखेंगे, ऑप्शंस यूटिलाइज करना सीखेंगे। आरसीज अब गायब है 2 साल से, तो उनके आने की उम्मीद है भी नहीं। और कैट लेवल की आरसीज अगर आपने प्रिपेयर कर रखी है तो जैट सही में, सॉरी, स्नैप का जो जो आरसी आता है वो सही में आपको हलवा ही लगेगा। सो शुरू करते हैं। मिक्स्ड बैग ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें थोड़ा सिलोजिज्म है, थोड़ा ग्रामर है, थोड़ा वोकैब है। तो थोड़ा सा कर करके अपन अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और आपकी मदद हो जाए, ये उम्मीद रखते हैं। शुरू आज ग्रामर से कर रहे हैं, और ग्रामर में भी सबसे पहले मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, और अगर आ गया सवाल तो बहुत ही आसान होता है। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहें हम या टाइप्स ऑफ वर्ड्स कह लें, अंग्रेजी भाषा में जितने वर्ड्स आते हैं उनका अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो कुल मिलाकर 8 टाइप के वर्ड्स होते हैं। बस उनका नाम लिख देता हूं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देता हूं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection. Now, if you are already familiar with these words, बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच दे दूंगा जिससे आप जो भी जानते हैं उसमें इजाफा हो जाए, उसमें इंक्रीमेंट हो जाए नॉलेज का। ये 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है या 8 टाइप के जो वर्ड्स पाए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाउन और वर्ब्स हैं। बाकी सब जो है इसी की सेवा करने में जुटे रहते हैं, बाकी सारे ही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और नाउन आप जानते हो कि किसको कहते हैं? नाउन कहते हैं नेमिंग वर्ड्स को। आप अगर सिर्फ इतना भी ध्यान रखते हो कि किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है, किसी भी चीज का मतलब किसी भी चीज का नाम, चाहे वो टेबल हो, टेबल का नाम टेबल रखा हमने, या कोई इंसान हो उसका नाम राम रख दिया हमने, रहीम रख दिया हमने, ये सारा कुछ ही है और नाम मतलब नाउन है। आप किसी चीज को बॉल बुलाते हो, किसी चीज को बैट बुलाते हो, ये उनके नाम रखे हुए हैं आपने। प्रॉपर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव में नहीं जाते,
पर आपसे एक सलाह ये रहेगी कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स अगर आप याद कर सके तो रैंडम क्वेश्चंस में उनका स्कोप होता है। कलेक्टिव नाउन्स किसको कहते हैं? जब किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के ग्रुप को किसी विशेष नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि सबसे आसान और सबको जो पता होता है, हम कहते हैं अ प्राइड ऑफ लायंस। ये लायंस के समूह को एक विशेष कलेक्टिव नाम दिया है हमने, प्राइड दिया है। उसी तरह से कुछ तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि एक झुंड अगर कौओं का हो, ग्रुप ऑफ क्रोज इज नोन एज अ मर्डर ऑफ क्रोज। यस, यू हर्ड दैट राइट, MURDER, मर्डर ऑफ क्रोज। और इनके पीछे कहानियां भी अच्छी है। तो कलेक्टिव नाउन्स इंटरेस्ट के पर्पज से अगर आप थोड़ा सा पढ़ ले तो मेरे हिसाब से फायदा होना चाहिए आपको। एक आध क्वेश्चंस कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। इस पर बहुत ज्यादा समय मत बिताइएगा। 12, 15, 20 कलेक्टिव नाउन्स जो आपके आसपास चीजें दिखती हैं या जो टीवी फिल्मों वगैरह में जो जानवर दिख जाते हैं थोड़े से, उनका आप 20, 25, 30 कलेक्ट कर लें और उसको रोज एक बार फ्लैश कार्ड की तरह से देखते रहे तो आपको याद हो जाएगा। बबून्स हैं, टाइगर्स हैं, लायंस हैं, मंकीज हो गए, फिर आपके डोंकीज हो गए, क्रोज हो गए हैं। इनको थोड़ा सा देख लीजिए, जो आसपास दिखते हैं। आपसे कोई ग्रुप ऑफ आर्माडिलोज नहीं पूछने वाला, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली विजिबल है जानवरों के समूह, उनको एक बार देख लीजिए तो बढ़िया है। उससे ज्यादा मेहनत मत कीजिएगा। और नाउन मतलब नेम। सो आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप सिर्फ लॉजिकली देखना चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो आठों जो ग्रुप्स हैं, ये आठों भी नाम ही हैं। ये भी किसी फैमिली का नाम है। और एसेंशियली ऑल दीज वर्ड्स आर आल्सो नाउन्स, राइट? हेलो दीपा, हेलो भव्या, हेलो निकिता, ऐश, वेद, हेलो अमन, गुड इवनिंग सब लोगों को बेटा। हेलो सूर्यश, बहुत बहुत गुड इवनिंग सब लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये आठों भी एसेंशियली नाउन्स ही हैं। ये आठों भी किसी ना किसी फैमिली का नाम है, तो ये नाउन ही है। पर हाँ, इनका रोल अलग अलग है। बट अगर आप सिर्फ नाउन समझना चाहते हैं लॉजिकली, तो नाउन मतलब नेम, दैट्स इट। इससे ज्यादा मत सोचिए। अब जो दूसरा शब्द है अपना प्रो नाउन, यहां जो प्रो प्रीफिक्स लगा है, इस प्रो का यहां पर मतलब है, प्रो के बहुत सारे मतलब होते हैं एज प्रीफिक्सेस, यहां पर इसका मतलब है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ। सो इन प्लेस ऑफ अ नाउन जो भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउंस का लॉजिकल एग्जिस्टेंस अगर हमें एक्सप्लेन करना हो कि जब नाउन्स हैं तो प्रोनाउंस की जरूरत क्या है, तो समझिएगा, जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो उस चीज का नाम तो आएगा ही, बार बार आएगा। और बार बार आएगा तो हो सकता है सुनने वाले के कान पर थोड़ा सा खून आने लगे, या फिर अगर नाम लंबा हो तो बहुत ज्यादा खून आने लगे। तो उस लंबे नाम के रेपिटेटिवनेस को हटाने के लिए हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। और इसी वजह से लॉजिकली प्रोनाउंस जो है बहुत छोटे होते हैं। आई, वी, ही, शी, इट आपने देखा होगा, सब बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्योंकि अगर प्रोनाउन भी लंबा हुआ तो इससे अच्छा तो नाउन ही रख लेते ना। उसके लेंथ और रेपिटेटिवनेस को हटाने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। याद ये रखना है कि जो जो काम नाउन्स कर सकते हैं या जो जो चीजें नाउन्स के लिए ट्रू है, वो एसेंशियली प्रोनाउंस के लिए भी ट्रू रहेंगी। इससे आप अगर कभी ग्रामर में थोड़ा डिटेल में पढ़ें कुछ, तो आपको मदद मिलेगी। ये जो ओवरबेयरिंग थॉट दे रहा हूं मैं आपको, इसको ध्यान में रखिएगा कि नाउन के लिए जो बातें ट्रू है वो प्रोनाउंस के लिए ट्रू रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि राम की जगह हम ही बोल रहे हैं, संगीता की जगह हम शी बोल रहे हैं, इंसान तो वही है। तो सारी चीजें उसके लिए ट्रू जो यहां पर होंगी वो यहां पर भी होंगी। तीसरे वर्ड पर आते हैं। सो अगर इसका एग्जाम्प्लिफिकेशन लिखना हो तो प्रोनाउंस कुल मिलाकर जो मेन प्रोनाउंस है वो बहुत कम है। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, कुल मिलाकर मेन प्रोनाउंस यही है। बाकी सब जो है वो इनके रिलेटेड फॉर्म्स हैं, या इनकी सेवा करने के लिए कह देते हैं। आई का माई भी हो जाता है, मी भी हो जाता है, माइन भी हो जाता है, माई सेल्फ भी हो जाता है। ये सारे प्रोनाउंस ही है, बट बेसिक प्रोनाउंस इतने ही हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं एडजेक्टिव्स पर। नाउ व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन्स एसेंशियली। इसको अगर अभी वोकैब की क्लास होती तो मैं थोड़ा डिटेल में सिखाता आपको। ऐड मतलब टुवर्ड्स होता है, एजेक्ट का मतलब होता है फेंकना। सो एडजेक्टिव एसेंशियली का मतलब हुआ थ्रो टुवर्ड्स। और जब आप थ्रो टुवर्ड्स बोलोगे तो थ्रो टुवर्ड्स के रिसीविंग एंड पर कोई ना कोई होगा ही होगा, और जैसे ही कोई ना कोई होगा तो वो नाउन ही होगा। ठीक ना? तो एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की तरफ कुछ फेंकता है। और क्या फेंकेगा? लकड़ी पत्थर तो नहीं फेंकता, ये क्वालिटीज फेंकता है। सो
सो हमारे पास अगर यहाँ पर नाउन में कोई बॉय है तो एडजेक्टिव उसकी तरफ क्या फेंक देगा, उसकी तरफ फेंक देगा रिच बॉय या फिर टॉल बॉय। सो आप ऐसे ध्यान करो कि एक सेंटेंस अगर है, उस सेंटेंस में जो भी वर्ड नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे मैं कह रहा हूं रवि इज टॉल, तो टॉल से आपका ध्यान कहां पर जाएगा, रवि पर जाएगा, है ना। और रवि क्या है, नाउन है। तो एडजेक्टिव्स जो है वो आपका ध्यान उस नाउन की तरफ, सेंटेंस के नाउन की तरफ ले जाते हैं। तो बहुत इजी तरीका है समझने का एडजेक्टिव्स का कि सेंटेंस में जो भी वर्ड उस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन दे जिसका जिक्र हुआ है वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन्स को एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करते हैं। और यहां पर दूसरी बात तो कहने की जरूरत है नहीं, आप समझ गए होंगे। अगर एडजेक्टिव्स नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो एडजेक्टिव्स प्रोनाउन को भी नेचुरली क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे कहा ही इज टॉल, तो टॉल शब्द आपका ध्यान किसकी तरफ ले जा रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ही को डिस्क्राइब कर रहा है, ही की तरफ आपका ध्यान ले जा रहा है। तो ही जो कि प्रोनाउन है के लिए टॉल जो है वो अपना एडजेक्टिव हो जाता है। इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे अपन, आज थोड़ी सी थियरीज कर लेते हैं, अगली क्लास से प्रैक्टिस करेंगे। सो एडजेक्टिव्स अभी ना मोटे काम ध्यान में रखने हैं, गहराई वाले काम आते नहीं है किसी भी परीक्षा में, तो आप ज्यादा डीप मत जाओ। एडजेक्टिव का बेसिक काम हुआ नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव्स के और भी काम होते हैं, वो मैं अभी आपको कह रहा हूं, उसमें मत घुसो। तीसरी चीज पे आओ, वर्ब। वर्ब के बारे में ठीक ठाक जानकारी आपको होगी ही, बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि इन 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स में एक वर्ब ही है जिसका टेंस चेंज हो सकता है। तो अगर आपको कभी किसी सेंटेंस में वर्ब ढूंढने में परेशानी हो रही हो, जैसे कि कई बार मुझसे बच्चे पूछ देते हैं कि जो सेंटेंस आप यूज कर भी रहे थे सर, रवि इज टॉल, में वर्ब तो है ही नहीं और वर्ब के बिना सेंटेंस बनता नहीं। तो आप मेरी बात का ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा लॉजिकली पढ़ाऊंगा कि वर्ब एकमात्र पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका टेंस चेंज होता है। तो क्यों ना इस क्वालिटी को यूज किया जाए, क्यों ना इसको हम लोग एप्लीकेशन में डालें। इस सेंटेंस में इसका मतलब जिस भी वर्ड का टेंस चेंज हो सकता है वही वर्ब होगा, जिसका टेंस चेंज नहीं हो सकता वो तो वर्ब हो ही नहीं सकता। तो इस सेंटेंस में रवि का टेंस नहीं चेंज हो सकता, टॉल का टेंस भी नहीं चेंज हो सकता, इस का टेंस चेंज हो सकता है और इस बन सकता है वॉज। तो आपके लिए देखिए कितना इजी हो गया इस पट्टे से क्वालिफाई करना, आइडेंटिफाई करना राधा कि कौन है वर्ब, इज यहां पर हमारा वर्ब है। तो ज्यादा एक्शन मत सोचिएगा वर्ब के लिए, आप ऐसे सोचिएगा सेंटेंस का जो वर्ड का टेंस चेंज हो सकता है, अगर कोई वर्ब होगा तो सेंटेंस में वही वर्ब होगा, और सेंटेंस में वर्ब तो होगा ही होगा, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। कमिंग बैक, एडवर्ब पे चलते हैं। अब देखिए अक्सर लोग एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स इनको लेकर परेशान रहते हैं। एडवर्ब अगर आप तोड़ेंगे तो जैसे मैंने यहां पर सिखाया था आपको, एड का मतलब होता है टुवर्ड्स। तो एडवर्ब क्या होगा, ऐसा वर्ड जो आपका ध्यान किसकी तरफ ले जाएगा, टुवर्ड्स वर्ब ले जाएगा। सो ज्यादा डीप में मत जाइए, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें मत जाइए। आप सिर्फ इतनी बात का ध्यान रखिए कि सेंटेंस में जो भी वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है काम के बारे में, जो सेंटेंस में वर्ब है वही एडवर्ब है। अब आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर मैं कह रहा हूं रवि रखते हैं यहां पर, और लेट्स से हमारा उदाहरण है रवि प्लेज एवरी डे। अब आपसे कोई पूछे भैया कि एवरी डे का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ क्या है, तो देखिए एवरी डे किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, दो ही चीजें बची सेंटेंस में। इस सेंटेंस में एक बचा रवि, एक बचा प्ले। रवि जो है वो क्या है, नाउन है, प्ले जो है वो वर्ब है, आप इसका टेंस चेंज कर सकते हैं यहां पर। तो अब अगर एवरी डे रवि के बारे में जानकारी देगा तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि नाउन के बारे में जानकारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, नाउन पर ध्यान कौन ले जाता है, एडजेक्टिव ले जाता है, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। और यहां अगर एवरीडे प्लेइंग के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, प्लेइंग की तरफ ध्यान ले जाएगा, तो नेचुरली क्या बन जाएगा, टुवर्ड्स वर्ब यानी एडवर्ब बन जाएगा। देखिए कितना सिंपल है एडवर्ब। सो अब देखते हैं एवरीडे किसके बारे में इंफॉर्मेशन है। एवरीडे यहां रवि के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, रवि के प्लेइंग एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो एवरीडे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। हाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम बोल सकते हैं इसको, जो लोग थोड़ा ग्रामर ज्यादा जानते हैं वो इस क्लासिफिकेशन में जा सकते हैं, पर मैं कहता हूं इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्नैप एग्जाम में मैक्सिमम ये होगा कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, और आइडेंटिफिकेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है ये, और ये लॉजिकल इंफॉर्मेशन है, इससे आप घबराइए नहीं, रटना पड़ नहीं रहा है, समझना हो रहा है।
अगर समझ लेते हैं तो दिक्कतें दूर हो जाती है। मैं अक्सर कहता हूं कि मेमोराइज करना बंद करो, रियलाइज करना स्टार्ट करो। जब तुम रियलाइज कर लेते हो तो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इफ यू लिव बाय अ रूल यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट। ओके, सो एडवर्ब क्या हुआ? जो वर्ब के बारे में जानकारी दे या वर्ब की तरफ हमारा ध्यान ले जाए। यहां ऐसे भी लिख सकते थे रवि प्लेज लेट्स से ब्यूटीफुली, या रवि प्लेज वेल कर लेते हैं, छोटा वर्ड है। अब वेल जानकारी किसके बारे में दे रहा है? अगर वेल रवि के बारे में जानकारी देगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, और वेल अगर प्लेइंग के बारे में जानकारी देगा तो एडवर्ब बन जाएगा। सो वेल इस सेंटेंस में रवि है क्या? नहीं। हाँ, रवि की प्लेइंग के बारे में ये जानकारी है कि वो अच्छा खेलता है, खेलने के बारे में अच्छा शब्द का यूज हुआ है, तो वेल यहां पर फिर से क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये ध्यान किसकी तरफ ले जा रहा है? टुवर्ड्स वर्ब ले जा रहा है। दिस इज एसेंशियली व्हाट एन एडवर्ब इज। फालतू का कॉम्प्लिकेट नहीं करिए, ना ही इधर उधर से पढ़िए, ये काफी पड़ेगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए ये लेक्चर। आइए अगला वाला देख लेते हैं, प्रपोजिशन। नाउ इफ यू ब्रेक दिस वर्ड डाउन, व्हाट डू यू हैव? यू हैव प्री एंड यू हैव पोजीशन, है ना। प्री प्लस पोजीशन, प्री का मतलब आप जानते ही हैं, पहले, है ना। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? देखिए, पोजीशन का मतलब आप सब समझते हैं, पर इसमें मैं, क्योंकि मेरी आदत है, लॉजिकल एंगल इंट्रोड्यूस करूंगा। जब भी पोजीशन बोलते हैं हम, तो आपको थोड़ा सा सोचिए तो एहसास होगा, रियलाइज होगा कि पोजीशन के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए। अकेले किसी चीज का कोई पोजीशन नहीं होता, कम से कम दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए। अब वो दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, वो दो चीजें हो सकती हैं। और अब मैं यूनिवर्सल डेफिनेशन दे रहा हूं आपको, ये हर पोजीशन के लिए ट्रू रहेगा। हर मतलब हर पोजीशन के लिए ट्रू रहेगा। आप जितने इमेजिनेटिव होना चाहते हैं वो लीजिए, लेकिन हर पोजीशन के लिए कम से कम दो पार्टीज लगेंगी ही लगेंगी। मुझे नहीं पता आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, मैं इतना बता रहा हूं कि अगर आप बॉस कहते हैं, जो कि एक पोजीशन है, तो भैया बॉस है तो कोई ना कोई एम्प्लॉय होगा ही होगा, है ना। आपने ये तक सुना होगा बोलते हुए कि मैं खुद का बॉस हूं, है ना। तो बॉस और खुद दो आइडेंटिटीज चाहिए ही चाहिए। या मैं कुछ लोगों का बॉस हूं। अब आपने एम्प्लॉय बोला तो एम्प्लॉयर के बिना एम्प्लॉय हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज, कोई भी पोजीशन, तो ये तो मैं ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस बता रहा हूं आपको। आपने बोला ऊपर, तो कोई पूछेगा ना किसके ऊपर और क्या ऊपर। ठीक है। तो जब भी आप पोजीशन बोलते हैं तो कम से कम दो आइडेंटिटीज लगेंगी, दो चीजें लगेंगी ही लगेंगी। और दुनिया की सारी चीजें क्या होती है? याद कीजिए, दुनिया की सारी चीजें होती है नाउन, है ना। तो देखिए कितना साइंटिफिक वर्ड है ये ऐसा शब्द है जो दो नाउन्स के बीच का पोजीशन बताएगा आपको, है ना। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। दो नाउन्स के बीच के पोजीशन बताने वाले शब्द को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कि ये पेन है, अब अगर ये पाम है और ये पेन है, और मैं पेन का पोजीशन पूछूं विथ रेस्पेक्ट टू द पाम, तो बोला जा सकता है द पेन इज ऑन माय पाम, द पेन इज इन माय हैंड, द पेन इज अबव मी, राइट, द पेन इज इन फ्रंट ऑफ मी। तो जितने सारे शब्द या शब्दों के समूह, वर्ड्स और फ्रेजेस, आपको पोजीशन की जानकारी दे दो या अधिक नाउन्स के बीच में, उनको हम क्या बुलाते हैं? प्रेपोजिशन बुलाते हैं। सो वी कुड हैव अप, we could have a below, we could have ahead, we could have beneath, we could have in front of। जितने ये हैं, ये शब्द पोजीशन बताते हैं। अक्रॉस कह लीजिए आप, बिहाइंड कह लीजिए आप, बीनीथ कह लीजिए, बिलो कह लीजिए, ये सारे शब्द जो हैं ये प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है। इन कह लीजिए आप, इनसाइड कह लीजिए, इनटू कह लीजिए, ये सारे वर्ड्स जो हैं क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं, दो या दो से अधिक नाउन्स का, एंड हेंस दे आर वेरी एप्टली नेम्ड प्रेपोजिशंस। आइए आगे देखते हैं कंजंक्शन। अगेन वोकैब की क्लास होती तो मैं लंबा बोर करता आपको, अभी नहीं करूंगा। कॉन एज अ प्रीफिक्स, जैसे यहां पर प्रो एज अ प्रीफिक्स देखा था हमने। कॉन एज अ प्रीफिक्स का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर, एक साथ। जैसे कि आप टेस्ट लिखते हैं तो आप अकेले लिखते हैं, अब उसी में कौन जोड़ दीजिए, आपको दिखने लगेगा बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, कॉन्टेस्ट बन गया ये। कंडेंस्ड मिल्क ले लें आप, है ना। कॉनक्लेव का मतलब ये होता है मीटिंग पॉइंट, जहां पर जुड़ते हैं अपन। सो कॉन का मतलब टुगेदर होता है, ठीक ना, एज अ प्रीफिक्स, नॉट एज अ वर्ड, नॉट एज अ वर्ड, ठीक है। और इसीलिए किसी भी कंट्री में एक शायद आपने रूट वर्ड सुना होगा, ग्रेस, जैसे कि प्रोग्रेस होता है, रिग्रेस होता है, डाइग्रेशन होता है, अग्रेशन होता है, ट्रांसग्रेशन होता है, बहुत जगह ग्रेस सुनते हैं हम। ग्रेस का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट।
तो प्रोग्रेस में फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, रिग्रेस में बैकवर्ड मूवमेंट होती है, या रेपिटेटिव मूवमेंट होती है। अब शायद आपको समझ में आए, क्योंकि मीम तो हम बना लेते हैं कि प्रोग्रेस का उल्टा होता है कांग्रेस, क्योंकि प्रो का उल्टा होता है कॉन। वो शब्द की तरह अगर देखें तो प्रो का उल्टा कॉन होता है। यहां पर कॉन जो है वो प्रीफिक्स है, और इसीलिए दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में जो पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी उनका नाम रखा गया कांग्रेस। ठीक है। सो कांग्रेस का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट मेड टुगेदर। ठीक ना? कांग्रेस एक वर्ड है, इसका एसेंशियली मतलब होता है मीटिंग, और इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज के पॉलिटिकल पार्टीज में आप ये शब्द सुनेंगे, इसका मतलब होता है मीटिंग या मूवमेंट मेड टुगेदर। अब आप कौन नहीं भूलेंगे। कौन एज अ प्रीफिक्स का मतलब है टुगेदर। जंक्शन आप समझते ही होंगे, स्टॉपेजेस या पड़ाव बोल सकते हैं अपन, जैसे कि ये 8 क्या है, ये अलग अलग जंक्शन है लैंग्वेज में, है ना? तो जंक्शन मतलब स्टॉपेज हो गया। तो कौन जंक्शन क्या करेगा? दो या दो से ज्यादा जंक्शंस को इकट्ठा करेगा, है ना? और जंक्शंस भाषा में क्या होंगे? यही सब होंगे, दो वर्ड्स हो जाएंगे, दो लेटर्स हो जाएंगे, इनको इकट्ठा करने वाले को अपन कंजंक्शन कहते हैं। सबसे इजी कौन सा? सबसे इजी एंड ले ले आप, सबसे आसान। याद रखने के लिए इससे आसान कुछ है ही नहीं। सो आप कहते हैं ए फिनिशेस अ वर्क इन 6 डेज, बी फिनिशेस अ वर्क इन 7 डेज। अब देखिए इन दोनों लेटर्स को अगर इकट्ठा करना है, एंड लगेगा। ए एंड बी फिनिश द वर्क इन सो मेनी डेज। तो ये क्या करता है? ये दो या दो से ज्यादा जंक्शंस को इकट्ठा करता है। और लैंग्वेज में मोटे जंक्शंस क्या होते हैं? लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। इनको इकट्ठा करने का काम कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन एक एंड थोड़ी है, बतेरे हैं, सैकड़ों है। आइदर और है, या सिर्फ और है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ऑल्सो है, टू है, सो है, बिकॉज है, देयरफॉर है। ये सब जोड़ने का काम करते हैं, और इनको कलेक्टिवली कंजंक्शंस कहते हैं, या फिर कनेक्टर्स भी कह सकते हैं आप। कनेक्टर में भी कौन लगता है, कौन माने टुगेदर, ठीक, एज अ प्रीफिक्स। लास्टली ये जो शब्द है इंटरजेक्शन, इसको एकदम आसान करके अगर समझाने की कोशिश करूं मैं आपको, तो एकदम आसान से इसका समझिएगा एक्सक्लेमेशंस। एक्सक्लेमेशंस, एक्सक्लेमिंग वर्ड्स जितने होते हैं वो इस फैमिली में बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओह, अरे, हाय, वाओ। ये सारे क्या है? एक्सक्लेमेशंस है ना? हिंदी में इनको कहते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। आप घबराइए मत, बस एक्सक्लेम करते वक्त जो एक्सप्रेशंस निकालते हैं हम उनको इंटरजेक्शंस कहते हैं। इनको सूचित कैसे करते हैं? इनको सूचित करते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क डालकर। इससे ज्यादा आपको इंटरजेक्शंस के बारे में जानकारी नहीं चाहिए। एक बार आप क्विकली इसको देख ले, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है चैट में जरूर पूछिए। मैं एक सेकंड चैट चेक भी कर लेता हूं। मुझे लगता है अब काफी क्लियर पिक्चर होगा इनके बारे में आपको। हेलो लकी, हेलो हिमांशु, गुड इवनिंग सब लोगों को। बढ़िया। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने ही होते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको पढ़ने के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक छोटी सी चीज आप एक्स्ट्रा जरूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैट में वो आता है। उसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को भी रटना नहीं है। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ए, एक होता है द। बस यही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है? द का कुछ कुछ डिफाइंड रूल्स हैं द के, कि कहां द लगना चाहिए। आप चाहे तो लिख सकते हैं, मुझे पॉज कर करके लिखते जाइएगा। द लगता है जब कोई चीज यूनिक होती है, जैसे कि द सन, द अर्थ, द मून। द लगता है जब हम किसी चीज का जिक्र अगले सेंटेंस में कर रहे हैं, जैसे अ बॉय वॉज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, या अ स्ट्रीट वन डे। अगले सेंटेंस में अगर इसी बॉय के बारे में बात करनी है तो हमको द बॉय बोलना पड़ता है। स्पेसिफाई जो हो रखा है पीछे के सेंटेंस में, उसके लिए द लगाते हैं अपन। फिर हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द व्हाइट हाउस, जैसे कि द ताजमहल, जैसे कि द रेड फोर्ट, जैसे कि द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके पहले द लगाने की प्रथा है। फिर रिवर्स के नाम के पहले भी द लगाने की प्रथा है, जैसे कि द यमुना, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द टेम्स, द नाइल, द टिब्रिस, द अमेज़न। इन सब के पीछे द लगाते हैं अपन। फिर माउंटेन रेंजेस के पहले भी द लगता है। माउंटेन पीक नहीं बोल रहा, माउंटेन रेंजेस बोल रहा हूं, जैसे कि हमारे हिमालयाज पूरा रेंज है ना? तो इनको बोलते हैं द हिमालयाज। इसी तरह से एल्प्स पूरा रेंज है माउंटेन्स का, तो उसको बोलते हैं दी एल्प्स। एंडीज पूरा रेंज है, तो दी एंडीज बोलते हैं।
तो माउंटेन रेंजेस के पीछे भी द लगाने की प्रथा है। इस तरह के बहुत सारे छिटर पिटर रूल हैं। एक छिटर पिटर रूल मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि इसके सवाल एक आध बार आ चुके हैं। वो है कि जब आप किसी एडजेक्टिव को, जिसको अभी अभी देखा था हमने, नाउन की तरह यूज करते हो, तो उसके पहले द लगा देना चाहिए और आगे वर्ब को प्लूरल बना देना चाहिए। मैं दिखा रहा हूं, घबराइए मत। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि poor people have little access, poor people have little access to education. little मतलब hardly any, ना के बराबर। और little नहीं बोला है, और little मतलब होता है कुछ, some। poor people have little access to education मान लीजिए बोला। अब इस सेंटेंस में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो पीपल क्या है, नाउन है, और पो क्या है, यहां पर अपना एडजेक्टिव है। ठीक है, अभी अभी देखा था, सीखा था। अब इसी सेंटेंस को एक और तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो है द पोर। अब देखिए जो पोर वर्ड है, यहां से बोरो किया, यहां पर क्या था, एडजेक्टिव था, लेकिन यहां पर पूरी कम्युनिटी का नाम ही रख दिया है हमने, पोर। तो यहां पर इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, आप सीख गए होंगे, नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसके पहले द लगाना पड़ता है, और आगे वर्ब कैसा रखना पड़ता है, प्लूरल रखना पड़ता है। द पोर हैव लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन, द पोर हैव लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन। तो यहाँ पोर वर्ड जो है, पहले पिछले सेंटेंस में एडजेक्टिव था, ओरिजिनली भी एडजेक्टिव ही है, पर यहां पर नाउन की तरह यूज हुआ है। तो यहां पर द लगाने की प्रथा है और साथ में वर्ब को प्लूरल होना पड़ता है। ठीक, आइए चलते हैं बाकी। द मोटा मोटा आप समझ गए, यूनिक के लिए यूज होता है, सुपरलेटिव्स के पहले द लगाना जरूरी होता है, जैसे कि शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, है ना, द लगाते हैं सुपरलेटिव्स के पहले। ए जानते ही है आप, ए जो है वो कब लगता है, जब कोई चीज, कोई नाउन हमारा क्या हो, सिंगुलर हो, है ना, सिंगुलर हो। आर्टिकल्स नाउन उसको क्वालिफाई करने के लिए बनते हैं, जो आपने एडजेक्टिव्स पढ़ा था ना, उसी फैमिली में एक आर्टिकल्स फैमिली है। कोई चीज सिंगुलर हो और अनस्पेसिफाइड हो, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, अ बॉय वाज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, या अ स्ट्रीट। अब ये अ बॉय जो बोला, ये कोई भी बच्चा हो सकता था, कोई भी। अगले सेंटेंस में द बॉय बुलाएंगे क्योंकि पीछे उसका जिक्र हो गया है। तो सिंगुलर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अनस्पेसिफाइड होना चाहिए। तो हम ए लगाते हैं। और द कब लगाते हैं, द में सिंगुलैरिटी का क्लॉज नहीं है, द बॉय भी हो सकता है, द कार्स भी हो सकता है ना, द म्यूजिक कैसेट भी हो सकता है, द म्यूजिक कैसेट्स भी हो सकता है। तो द के साथ सिंगुलैरिटी का क्लॉज नहीं है, ए के साथ है। अब इसमें ए का एक सौतेला भाई है, सौतेला कह लें या मुंहबोला कह लें, जो कहना चाहिए आप कहिए, उसका नाम है एन। और एन, मैं बड़ा सरप्राइज होता हूं जब क्लासेस में पूछता हूं बच्चों से, तो बच्चे कहते हैं एन लगता है वावल्स के पहले। ये गलत है इंफॉर्मेशन, एन वावल्स के पहले नहीं लगता, एन लगता है वावल साउंड से स्टार्ट होने वाले नाउन्स के पहले, वावल साउंड से स्टार्ट होने वाले। तो एक छोटी सी आपको कवायद करा देता हूं कि वावल साउंड्स कितने हैं। देखिए, जो हिंदी में हमने पढ़े थे ना, या संस्कृत में जब पढ़े थे, जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे, तो अ से लेकर अंग तक जो पढ़ा था, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह, ये सारा जो पढ़ा था, प्लस दो और साउंड्स है ए और ओ। ये सारे साउंड्स जो हैं, इनको वावल साउंड्स कहते हैं इंग्लिश में, स्वर ध्वनियां कहते हैं इनको इंग्लिश में। तो ये जो वावल साउंड्स हैं इंग्लिश के, ऐसे साउंड से अगर कोई स्टार्ट होता है नाउन और वो सिंगुलर हो, तो फिर एन लगाने की प्रथा है। एन क्यों लगाते हैं, ये भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पर मैं वो अभी आपको नहीं बता रहा, उससे आपका लेना देना नहीं है। तो जब हम इस तरह के शब्द बोलेंगे, तो लेटर सेंट्रिक ना होकर साउंड सेंट्रिक होना पड़ेगा। जैसे कि यूनिवर्सिटी कहते हैं हम, या यूनिक एबिलिटी कहते हैं हम। अब देखिए, दोनों स्टार्ट हो रहे हैं वावल से, है ना। फिर हम कह देते हैं अम्ब्रेला कह देते हैं हम, ठीक है। फिर हम यूनिटी कह देते हैं। अब यूनिटी के पहले तो जरूरत नहीं पड़ेगी एन की, तो आप इन तीनों शब्दों से समझिए। अब जब आप इन तीनों शब्दों को एनंसिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो पहला साउंड क्या आ रहा है यहाँ पर, यूनिवर्सिटी में य, यूनिक में क्या आ रहा है, य, और अम्ब्रेला में क्या आ रहा है, अ। अब देखिए, इन तीनों में वावल साउंड कौन है, इन तीनों में वावल साउंड सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज वाई इन दोनों के पहले अ लगेगा। अ यूनिक फीचर, अ यूनिवर्सिटी फेमस फॉर इट्स
और एन अम्ब्रेला यहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा एन अम्ब्रेला। तो एन कब लगता है? वावल साउंड से अगर शुरू हो रहा हो कोई शब्द या कोई नाउन कहना चाहिए मुझे, शब्द नहीं, तो हम एन लगाते हैं, और सिंगुलर भी होना जरूरी है। अब एच एक लेटर है जिससे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें फर्स्ट साउंड ह हो जाता है, और बहुत सारे साउंड्स हैं, लेटर्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें फर्स्ट साउंड अ हो जाता है, ठीक, या फिर अ हो जाता है। तो जब ह साउंड होगा तो अपन अ लगाएंगे, जैसे कि हाउस बोल रहे हैं अपन, तो अ हाउस बोलेंगे। अगर मैं कह रहा हूं ऑनेस्ट पर्सन, तो फिर ओ वाला साउंड आ गया, तो क्या होगा? ऑनेस्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? एन ऑनेस्ट पर्सन कहेंगे। क्वींस इंग्लिश में जैसे हम लोग बोलते हैं HERB को क्या बोलते हैं? हर्ब बोलते हैं, या फिर HERBAL को क्या बोलते हैं? हर्बल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, हमको वैसे ही सिखाया गया है तो हम बोलते हैं, पर क्वींस इंग्लिश में वो लोग हर्ब नहीं बोलते, अर्ब बोलते हैं, अर्बल बोलते हैं। तो वहां आप सुनेंगे उनके कुकरी के शोज आप देखेंगे, या कोई मास्टर शेफ टाइप का वहां वाला होगा, देखेंगे तो बोलते हैं लेट्स पुट एन अर्ब, पुट एन अर्ब बोलते हैं, ठीक है, या पुट सम अर्ब्स बोलते हैं। तो चूंकि वो अर्ब बोलते हैं इसलिए एन लगाते हैं, ठीक है ना। कुछ किताबों में क्लासिक्स में तो मैंने एन और टेल तक देखा है, वो हम लोग क्या बोलते हैं? होटल बोलते हैं हम लोग, HTEL को होटल बोल देते हैं, वो एन और टेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा रुकते हैं। ए और एन में आई होप आप समझ गए होंगे। स्नैप परीक्षा में जो ये पूछते भी हैं तो अब्रिविएशंस के साथ जनरली पूछते हैं, तो आप सारे अब्रिविएशंस एक बार ट्राई कर लीजिएगा। एक बार मैं भी करा लेता हूँ, 7-8 मैं करा देता हूँ, फिर आप आगे जेड तक कर लीजिएगा। मान लीजिए कोई अब्रिविएशन है APL, तो इसके पहले क्या लगेगा? इसके पीछे एन लगेगा, एन APL इनिशिएटिव। कोई है BPL, तो इसमें क्या लगेगा? BPL इनिशिएटिव। कोई है CPL, तो क्या लगेगा? CPL। फिर है DPL, ये भी लगेगा। फिर है EPL इनिशिएटिव, तो पहला साउंड कौन सा था? ई का था, तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। फिर कोई कहता है FPL। अब देखिए FPL जब आप बोलते हैं तो इसका पहला साउंड क्या आ रहा है? PL आ रहा है, और जो है हमारा वो वावल साउंड है, तो क्या लग जाएगा? एन FPL इनिशिएटिव। फिर आपका आता है GPL, तो उसमें पहला साउंड ज है, नहीं आएगा, अ आएगा। फिर आता है HPL, आपने पहला साउंड क्या बोला? ए, फिर वह पहुंचे आप च तक, तो एन HPL इनिशिएटिव हो जाएगा। IPL में फिर एन लगेगा, किसकी वजह से? IPL, आई आ पहले आता, EPL आता, दोनों ही पहले आते तो वावल साउंड्स ही होते, तो एन IPL इनिशिएटिव। इस तरह से आप जे से लेकर जेड तक एक बार मन में कर लीजिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, और ये मुफ्त का नंबर है, ठीक। बहुत ही बढ़िया। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में लेके मैं आपके लिए आऊंगा। इन लेसन को मैं छोटा रखूंगा, ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका ज्यादा समय भी ना लूं, क्लैरिटी इतनी आ जाए कि नंबर आ जाए। अगर सवाल पूछे कुछ इस तरह का, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव वगैरह से, तो आप नंबर वहां से खटाखट खींच सकें, ये ऑब्जेक्टिव है। तो इन सेशंस को छोटा ही रखेंगे, प्रैक्टिस जरूर कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगली क्लास लेके आऊंगा तो थोड़ा सा फिगर्स ऑफ स्पीच समझेंगे, और थोड़े से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। So on that note, see you again till we meet again. God bless you. Thank you.